गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 9th के लिए एक अपठित गद्यांश है जो कि नैना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया। इस पाठ में एक अपठित गद्यांश है जिसकी चर्चा लेखक ने इस प्रकार की है। चपला देवी लेखिका ने लिखा है कि आज़ाद भारत में दुर्गा भाभी की अपेक्षा और आदर दोनों को इस पाठ में दर्शाया गया। एक ओर जहाँ नारी का सम्मान होता है, नारी को माता की श्रेणी में रखकर उनकी पूजा की जाती है, उनके नारीत्व को आदर्श समझा जाता है, वहीं इस इतिहास में कितनी बड़ी उपेक्षा की गई है इसमें यह दर्शाया गया है कि उन्हें सरकारों ने पैसा से तोलना चाहा। कई वर्ष पहले पंजाब में उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें 51,000 रुपये भेंट किए गए। उन्हें यह कह के संबोधित किया गया कि आप अपने राज्य को अपने मंत्रियों अधिकारियों के द्वारा देखरेख की जो जिम्मेदारियां सौंप रखी हैं, भला इससे क्या होने वाला है, क्योंकि उनके पति स्वर्ग सिधार गए थे, उनके बच्चे न थे, तो फिर आपको इतनी बड़ी जवाबदेही संभालने की क्या जरूरत है। आपको मैं पेंशन स्वरूप पैसे देता हूँ जिससे आपका भरण पोषण अच्छी तरह से होगा और आप खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे। इतनी बड़ी जवाबदेही लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इसी बात को चपला देवी ने इस गद्यांश में रखी है कि भारत की जो महिला होती है वह अपने आन बान शान को कभी झुकने देना नहीं चाहती है। वह वास्तव में साक्षात दुर्गा की रूप होती है और वह अपने स्वार्थ में वशीभूत होकर व्यक्तिगत स्वार्थ को सामने रखकर कोई कार्य करना नहीं चाहती। जैसा कि इसमें इन भाभी के द्वारा बताया गया है कि वह पैसे को वापस कर दे। जब हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो उस समय व्यक्तिगत लाभ या व्यक्तिगत उपलब्धि की अपेक्षा नहीं है। मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है कि मैं अपने देश के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को अपने मद्देनज़र रखकर अपने स्वार्थ की सिद्धि करूं। मेरी ऐसी कोई चाहत नहीं है। मैं इस पैसे को कभी नहीं रखूंगी। केवल देश की स्वतंत्रता ही हमारा ध्येय था। उन्होंने झट से यह जवाब दिया कि मेरा उद्देश्य देश की स्वतंत्रता है, न कि वास्तविक स्वार्थ। मैं चाहती हूँ कि मुझे जो 51,000 रुपये दिए जा रहे हैं, मैं उस धन से यहाँ उन शहीदों की एक बड़ा स्मारक बनाना चाहती हूँ जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का अध्ययन और अध्यापन हो। देखिए उनकी सोच देश के प्रति कितना जागरूक था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कही कि मैं इन 51,000 रुपये का, क्योंकि उस समय 51,000 रुपये काफ़ी मायने रखते थे, मैं इन 51,000 रुपये को उस रूप में खर्च करना चाहती हूँ, वैसा स्मारक बनवाना चाहती हूँ जहाँ की
क्रांतिकारी बैठकर ऐतिहासिक क्रांतिकारियों के बारे में कुछ सोचें, कुछ अध्ययन करें और कुछ उनके बारे में लिखें। देश की नई पीढ़ी को इसकी बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि वह जानती थी कि इतिहास वैसे व्यक्तियों की रची जाती है जो देश के लिए कुछ करते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं। तो उसको याद रखने के लिए हमारी पीढ़ी के लिए कुछ साक्ष्य की जरूरत होगी। तो वह साक्ष्य उन्हें कहाँ से प्राप्त होगा? तो इसके लिए रचना की आवश्यकता होगी, और रचना वैसे जगह की जाती है, अध्ययन वैसे जगह किया जाता है जहाँ उस ढंग का माहौल हो, जहाँ उस तरह के वातावरण हो, जहाँ बैठकर लोग निस्वार्थ भाव से समाज के बारे में सोचें, उस पर चर्चा करें, उस पर अध्ययन करें और लेखन करें। तो उस कार्य के लिए मैं ऐसा स्मारक बनवाना चाहती हूँ। मुझे याद आता है सन 1937 का जमाना था, जब कुछ क्रांतिकारी साथियों ने गाजियाबाद तार भेजकर भाभी से चुनाव लड़ने की प्रार्थना की थी। भाभी ने तार से उत्तर दिया, चुनाव में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वह जानती थी कि मैं चुनाव लड़कर अपने कर्तव्य को अगर पूरा करती हूँ, अपने मान सम्मान को बढ़ाती हूँ, तब मैं वैसे क्रांतिकारियों को भूल जाऊंगी। मैं अपने मान सम्मान में लिप्त हो जाऊंगी। मैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य करूंगी। इसलिए उन्होंने खुले शब्दों में यह कह दी कि मैं चुनाव लड़ने से इनकार करती हूँ। उन्हें पता था कि कोई भी प्रत्याशी जो होते हैं वह अपने मान सम्मान का ख्याल करते हैं, लेकिन उनका स्वच्छ विचार व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि की नहीं थी। इसलिए उन्होंने चुनाव में भाग लेना उचित नहीं समझा। मुल्क के स्वाधीन होने के बाद की राजनीति भाभी को कभी रास नहीं आई। जब मुल्क स्वाधीन होने के बाद जो राजनीति यहाँ की गई वह उनको अच्छा नहीं लगा। कहने का अर्थ यह है कि अनेक शीर्ष नेताओं के निकट संपर्क होने के बाद भी वे संसदीय राजनीति से दूर ही बनी रही। अब इसके पीछे एक कारण था कि जितने भी राजघराने के लोग थे, जितने भी राजनेता थे, सभी अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने मान सम्मान के लिए वह समाज के सामना करने के लिए डरते थे। वह समाज के वैसे शोषित व्यक्तियों का साथ देना छोड़ दिए और अपने मान सम्मान का ख्याल कर वह अपने ढंग से उस समय समाज में पेश आ रहे थे। शायद इसलिए अपने जीवन का शेष हिस्सा नई पीढ़ी के निर्माण के लिए अपने विद्यालय को उन्होंने समर्पित कर दिया। उन्हें लगा कि मेरा जो अब जीवन शेष बचा है, जो मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है, उसे मैं उन बच्चों के साथ रहकर बिताऊं जहां मैं सबकी खुशियों में अपना सुख देख सकूं। यह उनकी सोच जो थी बहुत अच्छी थी, क्योंकि उन्हें कोई अपनी जिम्मेदारियां व्यक्तिगत तो था नहीं। इसलिए उन्होंने अपनी सोच में बदलाव लाया कि मेरी जो सोच है उस सोच से समाज का कोई हित हो, कोई कल्याण हो। इसलिए उन्होंने अपने जिंदगी के शेष भागों को सामूहिक रूप में बिताना चाहा। विद्यालय एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ऊंच नीच, गरीब, धर्म, जाति का कोई भेदभाव नहीं होता।
उनके मन में यह बात घर कर गई कि मैं अपना जीवन यापन उस जगह करूं जहां कि लोग धर्म जाति से ऊपर उठकर मानवता के कल्याण का ख्याल रखें, और उन्होंने ऐसा ही किया। धन्यवाद।